चलिए बच्चों टॉपिक शुरू करते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री की बात करेंगे तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, यानी जंगलों को मैनेज करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। एंड एफॉरेस्ट्रेशन ऑन बैरन लैंड, यानी जो बंजर जमीन है उस पर वापस पेड़ों को लगाना। किस पर्पस से? इस पर्पस से कि हम इन्वायरमेंटल, सोशल और रूरल डेवलपमेंट को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चाहे हमारा इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया या रूरल डेवलपमेंट हो गया, इसको हेल्प करने की पर्पज से जंगलों को मैनेज करना, उनको प्रोटेक्ट करना और बंजर जमीन पर पेड़ लगाना ही सोशल फॉरेस्ट्री कहलाता है। क्लियर? हमारी जो एनसीए है यानी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 ने इसने क्लासिफाई करा सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरीज में। देखो सोशल फॉरेस्ट्री लोगों के द्वारा लगाई जा रही है ना समाज में, तो समाज की बात करें तो सोशल फॉरेस्ट्री 3 कैटेगरीज में बांटी गई। पहला था शहर में फॉरेस्ट्री कराना यानी अर्बन फॉरेस्ट्री, दूसरा गांव में कराना तो रूरल फॉरेस्ट्री, तीसरा जो फार्म्स होते हैं वहां पर पेड़ों को लगवाना तो फार्म फॉरेस्ट्री। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट यानी अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, जो पब्लिक या प्राइवेट ओन्ड लैंड्स होती हैं, चाहे पब्लिक लैंड्स की बात करें जैसे रोड वगैरह हो गई, पार्क्स हो गए शहर में, है ना, वहां पर पेड़ों को लगाया जाता है, उन्हें मैनेज किया जाता है। या स्कूल्स हो गए, लोगों के घर हो गए, सोसाइटी का जो मेन ग्राउंड है वहां पर हो गया, प्राइवेटली या कलेक्टिवली ओन जमीन है वहां पर भी हमें पेड़ को लगाया जाता है। अर्बन सेंटर्स में, है ना, खासतौर पर अर्बन सेंटर्स के अराउंड, जैसे ग्रीन बेल्ट्स प्रोड्यूस कर बनाना, शहरों में पार्क्स लगाना, पार्क्स में पेड़ लगाना, रोड के दोनों तरफ, जैसे मान के चलो ये रोड है तो रोड के इधर भी पेड़ लगा दो और इधर भी पेड़ लगा दो। इससे क्या होगा, इससे पिक्चर्स क्यू भी डेवलप होगा और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारी जो अफॉरेस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है वो भी बढ़ेगी, है ना, पेड़ बढ़ जाएंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो जाएगी। इसके अलावा कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट से प्रिपेयर करना, ये सब अर्बन फॉरेस्ट्री में आता है। अगर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं रूरल फॉरेस्ट्री में यानी गांव में, तो देखो बच्चों गांव में किस चीज पे जोर दिया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जोर दिया जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री में, है ना। एग्रो फॉरेस्ट्री या कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में, अब इसको समझते हैं कैसे हो सकती है। जैसे मान के चलो ये मेरा खेत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, खेत के चारों तरफ यहाँ पर मैं पेड़ लगा सकता हूँ। इससे क्या होगा, अफॉरेस्टेशन भी होगा और विंडो रीजन भी कंजर्व हो बचेगा, है ना, विंडो रीजन से भी प्रिवेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में गांव में, या गांव की जो जमीन है ना, गांव में जो मेन एक वो होता है पूरा ग्राउंड है, वहां पर हम लगा सकते हैं पेड़ वगैरह। इस तरीके से रूरल फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है बेटा, इसमें जो पेड़ हैं या एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो एक ही जमीन पे लगाई जाती है, खासतौर पे जो वेस्ट पैचेस है। ठीक है, देखो चाहे जैसे मान के चलो ये मेरा खेत है ना, यहाँ तो मैं खेती कर रहा हूँ, साथ के साथ पेड़ भी लगा दिए। ये वेस्ट पैच पड़ा है ना, जमीन मेरी है जो खाली पड़ी थी, बेकार पड़ी थी, बैरन है, यहाँ पर मैं पेड़ लगा सकता हूँ इसमें, है ना। तो इससे क्या, इसे क्या बोलते हैं हम, फार्म फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तो इसमें क्या करा गया, फॉरेस्ट्री को एग्रीकल्चर के साथ में जोड़ दिया गया। इससे क्या क्या फायदे होते हैं बच्चों, इससे प्रोडक्शन फूड का बढ़ जाता है, फॉडर का, फ्यूल में लकड़ी की बात होती है, ठीक है, टिम्बर का, टिम्बर मतलब फर्नीचर लायक लकड़ी, और फ्रूट्स वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें पब्लिक या कम्युनिटी की जमीन पर पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे गांव के पाश्चर यानी जहां पर चारा चराया जाता है जानवरों को, उन जमीनों पे पेड़ लगा सकते हैं, मंदिर की जमीन पे पेड़ लगा सकते हैं, गांव की रोड के किनारे पेड़ लगाए जा सकते हैं, नहर के किनारे पेड़ लगा सकते हैं, रेलवे लाइन के अलोंग एक स्ट्रिप बनाई जा सकती है पेड़ों की। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल होते हैं गांव में वहां पे पेड़ लगाए जा सकते हैं। ये कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहलाती है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम की बात करें तो उसका मेन एम होता है बच्चों, पूरी की पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट देना। किस चीज का बेनिफिट, फॉरेस्ट्री का बेनिफिट देना। ठीक है, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, ये एक ऐसा मीन, ठीक है, ऐसे साधन प्रोवाइड करती है जिसके अंडर में ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है वो लोग भी जुड़ सकें, वो लोग भी पेड़ों को लगा सकें और उन लोगों को भी इनका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, लैंड ओनर्स को रेस्ट्रिक्ट करते हुए लैंडलेस लोगों को भी फॉरेस्ट्री के बेनिफिट दिलाने के लिए कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम का मेन टारगेट रहता है, ये प्रोग्राम शुरू किया गया। अब बच्चों फार्म फॉरेस्ट्री को पढ़ते हैं पूरे टॉपिक के रूप में, ठीक है, इंडिविजुअल टॉपिक की तरह से पढ़ते हैं फार्म फॉरेस्ट्री को। देखिए बच्चों, फार्म फॉरेस्ट्री की बात की जाए, ये टर्म अप्लाई की जाती है
ऐसी प्रोसेस के लिए जिसमें फार्मर्स पेड़ों को लगाते हैं कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल पर्पस पर। जैसे देखो बेटा, ये मेरा खेत है, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, कुछ पेड़ लगा दिए, जैसे जिनकी कॉमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं बच्चों, तो यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस हो गया, पॉपुलर हो गया। पॉपुलर के पेड़ की लकड़ी का यूज किया जाता है मैच बॉक्स बनाने में, मैच स्टिक्स बनाने में। क्यों? क्योंकि उसकी लकड़ी में जो ऑयल होता है वो अच्छा आसानी से जल जाता है, ठीक है। तो पॉपुलर के पेड़ हो गए, यूकेलिप्टस के पेड़ हो गए, तो ये तो कहलाएगी कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। लेकिन ये मेरा खेत है, यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने लगाए चावल गेहूं वगैरह। खेत के बीचों बीच में मैंने पेड़ लगा रखा है एक, ये मेरा पेड़ लगा हुआ है, या मैंने किनारों पे पेड़ लगा दिए हैं यहाँ पर, इस पर्पज से कि लैंड इरोजन को रोका जा सके। और ये पेड़ मैंने बेचने के लिए लगाए हैं, इसमें मैंने कुछ अलग अलग वैरायटीज लगा दी हैं, या हो सकता है यूकेलिप्टस लगा दिया है, तो ये नॉन कॉमर्शियल पर्पज पे लगाए जा सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने, जो कि अलग अलग स्टेट में है, उसने क्या करा, सीडलिंग बांटे। सीडलिंग क्या होता है बच्चों? जो बीज होता है ना, बीज, बीज में से जब पौधा निकलना शुरू होता है तो उसे सीडलिंग बोलते हैं बेसिकली। इन ट्रीज के सीडलिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा गया छोटे और मीडियम किसानों को, है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। सेवरल लैंड्स, अलग अलग लैंड्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड के मार्जिन, मार्जिन मतलब ये किनारे, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड के किनारे हैं, ग्रासलैंड हो गए, पास्चर्स हो गए, या ऐसी जमीन जो घरों के चारों तरफ होती है। जैसे मान के चलो ये मेरा घर है और इसके चारों तरफ ये जमीन खाली पड़ी है ना, यहाँ पे मैंने मेन गेट बना रखा है, ये जमीन खाली है, तो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं पेड़। काउ शेड्स, जहाँ पे मैं अपनी गाय वगैरह बांधता हूँ, वहां पर इन सीडलिंग को लगाकर पेड़ उगाए जा सकते हैं। और ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं नॉन कॉमर्शियल फार्म फॉरेस्ट, यानी इन्हें बेचने के पर्पज से नहीं लगाया जा रहा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन, ठीक है, याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ, मैंने आपको याद करो वेजिटेशन वाले में पढ़ाया था। वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन किसे बोलते हैं? ऐसी वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना रहा हो, ना के बराबर रहा हो। तो आप लोग कभी जू गए होंगे, वहां पर आपने अलग अलग तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स देखे होंगे जो कि जाल में बंद थे। अगर हम, तो बेटा क्या ये वाइल्ड लाइफ कहलाएगी हमारी, जो जू के अंदर बंद है? इस पे ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया। जबकि वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ में बच्चों हम उन जानवरों की बात करेंगे जो कि हमारे एसेस से थोड़ा सा बाहर है, उन पर हमारे इंटरफेरेंस या हमारी इम्पैक्ट नहीं हुआ हमारे लाइफ का। तो वाइल्ड लाइफ की इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास एक नेचुरल हेरिटेज है वाइल्ड लाइफ का। क्यों? क्योंकि हमारे पास अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन है। तो क्लाइमेटिक रीजन अलग, तो वहां पे जंगल अलग, जंगल अलग, तो वहां पे पाए जाने वाले जानवर अलग। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि दुनिया में जितने भी एनिमल या प्लांट स्पीसीज हैं, दुनिया में जितने भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज है, उनका 4 से 5% तो हमारी सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो मेन रीजन है इस रिमार्केबल डाइवर्सिटी का लाइफ का, उसका रीजन है क्योंकि हमारे देश में अलग अलग इकोसिस्टम पाए जा रहे हैं। अब इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का इंटरेक्शन होता है, आपस में इंटर रिलेशन होता है। जैसे मैं और मेरे चारों तरफ का इन्वायरमेंट, हम दोनों का जो इंटर रिलेशन है वो इकोसिस्टम है। तो मेरा इकोसिस्टम अलग है, डेजर्ट में रहने वालों का इकोसिस्टम अलग है, पहाड़ों पे रहने वालों का इकोसिस्टम अलग है, समुद्र किनारे रहने वालों का इकोसिस्टम अलग है ना। तो इस तरीके से हमारे देश में अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं। और इकोसिस्टम अलग अलग क्यों है? क्योंकि जोग्राफिकल रीजन अलग है, क्लाइमेटिक रीजन अलग है ना, इस वजह से। और इन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रखा गया है, सपोर्ट करके रखा गया है बहुत सालों, बहुत साल पहले से। पहले के लोग तो इवन जंगलों को पूजा करते थे, देवी देवता मानते थे, जंगलों की पूजा किया करते थे, जानवरों की पूजा किया करते थे। जैसे जैसे वक्त बदला, जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। जैसे हम लोगों ने क्या करा, अपने घर बनाने के लिए जंगल काट दिए, फैक्ट्री लगाने के लिए जंगल काट दिए, है ना। इसकी वजह से इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो घर है वो डिस्टर्ब हो गया, इनकी जो नंबर्स थे वो लगातार कम होते चले गए। और कई ऐसी स्पीसीज भी थी जो लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई, यानी जो बिल्कुल लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं। जैसे पहले वो छोटी वाली चिड़िया हुआ करती थी, है ना, या स्पैरो की बात कर लो, कोयल। अगर आप देखोगे तो पहले तो बहुत नॉर्मल मिल जाती थी, लेकिन आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा अपने घर के आसपास में स्पैरोज को? अब स्पैरो छोड़ो, मैं आपको एक और बताता हूँ, पैरट। पैरट बच्चों, जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हमारी छतों पर आके बैठा करते थे, मतलब पूरा का पूरा ग्रुप उड़ता था पैरट का एक साथ। तो जब हमारी छत पे आके बैठते थे बड़ा मजा आता था। पता है, हम लोग चने के दाने, वो गेहूं के दाने, चावल और मिर्ची, ये सब कुछ डाला करते थे पैरट को छत पर। और अब तो कितने साल हो गए पैरट को देखे हुए, एक आध दो दिख जाए, लेकिन अब तो पूरे ग्रुप दिखते ही नहीं है, है ना। तो बहुत सारी स्पीसीज हैं जो लगभग खत्म होने की कगार पर
पहुंच गई हैं। अब देखते हैं बेटा इनके खत्म होने के, डिक्लाइन होने के मेन रीजंस क्या है। ठीक है, तो मेन रीजन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ, इसकी वजह से जंगलों को बहुत तेजी से काटा गया। इसी वजह से पेड़ पौधे और ये जानवरों की संख्या कम होती चली गई। जैसे जैसे जमीन को क्लियर करते चले गए हम एग्रीकल्चर करने के लिए, घरों को बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, माइनिंग के लिए या रिजर्वायर के लिए, वैसे वैसे भी ये जानवर और ये स्पीसीज कम होती चली गई। जो फॉरेस्ट माउंटेड थे, ठीक है, ड्यू टू लोपिंग ऑफ वाटर, देखो बेटा जो जंगल थे, जंगलों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां से चारे के लिए पत्तियां काटी जा रही थी, लकड़ियां काटी जा रही थी घर में जलाने के लिए, है ना। इसके अलावा स्मॉल टिम्बर लेवल, जो कि लकड़ी के लिए, फर्नीचर की लकड़ी के लिए लोकल लोगों के द्वारा जंगलों को काट दिया गया। अगर हम बात करें डोमेस्टिक कैटल, गाय भैंस वगैरह हो गए, इनके चराने के लिए जंगलों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, इन लोगों ने चर दिया पूरा का पूरा। इसकी वजह से भी वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट पर असर पड़ा। हंटिंग, ठीक है बच्चों, एक टर्म होती है याद रखना, पोचिंग। पोचिंग क्या होता है बेटा? पोचिंग अगर हम कहें तो इलीगल हंटिंग को बोलते हैं पोचिंग, इलीगल हंटिंग। क्योंकि हमारे यहाँ कई जानवर ऐसे हैं जिनकी हंटिंग अलाउ नहीं है, तो अगर हम उनकी हंटिंग करते हैं तो इलीगल हंटिंग कहलाती है। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर, इसके अलावा जंगलों में लगने वाली आग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा महसूस किया गया कि ये जो कंजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ का, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए भी और दुनिया की हेरिटेज के लिए भी, अगर हम चाहते हैं कि इको टूरिज्म प्रमोट किया जाए। इको टूरिज्म क्या होता है? हमारे इकोसिस्टम में लोग देखने आए, बाहर से घूमने आए, यहाँ के जानवरों को, यहाँ के पेड़ों, जैसे हम लोग जाते हैं गिर फॉरेस्ट, गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, क्यों जाते हैं वहाँ? गिर फॉरेस्ट में जाते हैं वहाँ के वो शेरों को देखने के लिए, लायन, बब्बर शेर से वहाँ पे पाए जाते थे, हम उन्हें देखने जाते हैं। कच्छ जाते हैं, कच्छ के वाइल्ड डंकीज देखने। ठीक है, हम जाते हैं सुंदरबन, है ना, वहां के बंगाल टाइगर को देखने के लिए, है ना, नीलगिरीज, बंगाल टाइगर्स बेटा, सुंदरबन में बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर्स भी मिलते हैं, लेकिन बंगाल टाइगर वहां की मेन स्पीसी है, मतलब जो हमारा नेशनल एनिमल है ना बंगाल टाइगर, वो वहीं पे पाया जाता है। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं जिसकी वजह से इन्हें कंजर्व किया जाए? ठीक है, इसको देखते हैं बेटा हम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंडिया में कैसे शुरू किया गया? तो जो ये जो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन है, ये एक बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है इंडिया में। खास तौर पर हम बात करें बहुत पुराने समय की जो स्टोरीज हैं, जैसे पंचतंत्र हो गई, जंगल बुक हो गई, जंगल बुक सुनिए ना, मोगली वाली, इस तरीके की स्टोरी है, इस तरीके की स्टोरीज हैं जो लोगों के मन में इन वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगली जीवन के प्रति प्रेम जागृत करती हैं, इनके प्रति अफेक्शन बनाती हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करने की इच्छा को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है यंग माइंड्स पर, यंग माइंड मतलब बच्चों पर, जो कि अभी क्या है, छोटे बच्चे हैं, वो ये स्टोरी देख रहे हैं, मोगली की कहानी देख रहे हैं, वो टार्जन देख रहे हैं, वो पंचतंत्र की कहानियां सुन रहे हैं जिसमें जंगलों की इंपॉर्टेंस बताई गई, जंगलों में जानवरों के बारे में बताया गया। तो बच्चे के मन में क्या आता है कि ये चीजें अच्छी हैं, मुझे इनका नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है ना, तो इनका बहुत असर पड़ता है। 1972 बच्चों अंडरलाइन रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस साल हमारे देश में वाइल्ड लाइफ एक्ट को लागू किया गया। ठीक है, 1971 में बनाया गया, 1972 में कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ एक्ट को लागू कर दिया गया, जिसने क्या करा, मेन लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा कि किस तरीके से इस जंगली जीवन को कंजर्व किया जाएगा, इसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें इसके जो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, है ना, वो थे, सबसे पहली बात एंडेंजर्ड यानी खतरे में आई हुई स्पीसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो कि इस एक्ट में शेड्यूल की गई। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट में जोड़ी गई। एंडेंजर्ड स्पीसीज थी, खतरे में जो स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा, जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं और जो क्लोज्ड एरियाज हैं देश के, जिन्हें क्लासिफाई किया गया है नेशनल पार्क, सेंचुरी, क्लोज एरिया ग्रुप में, उन्हें कंजर्वेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, वहां लीगल सपोर्ट के द्वारा उन्हें कंजर्व करना, ये इसका मोटिव रखा गया। एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना और हमारे देश की जो नेशनल पार्क, सेंचुरीज, क्लोज्ड एरियाज हैं उनको कंजर्व करना, ये इसके दो मेन मोटिव थे। ये जो एक्ट था इसको अमेंड किया गया, अमेंड का मतलब होता है मॉडिफाई करना, संशोधन किया गया 1991 में, जिसमें बहुत ही स्ट्रिगनेंट पनिशमेंट को जोड़ दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कंजर्वेशन एक्ट को तोड़ता है तो उसको सख्त मतलब सजा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति इन कंजर्वेशन वाली एंडेंजर्ड स्पीसीज है वाइल्ड एनिमल्स की, अगर उनके खिलाफ किसी भी तरीके का अगर कुछ भी गलत करता है, मिसयूज करता है, तो उसको सजा मिलेगी मिलेगी। इसके अंडर में हमारे देश में 102 नेशनल पार्क्स,
515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कंजर्व किया गया, जो कि टोटल 15.56 मिलियन हेक्टेयर में आती है हमारे देश की, यानी आधे लगभग जमीन हो गई। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन has a very large ambit with unbounded potential for the well-being of income। देखो बेटा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है बहुत ही ज्यादा जरूरी है ह्यूमन काइंड की वेलबींग के लिए। अगर जंगल नहीं होंगे तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम नहीं होगा, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो नदियों को पानी कहाँ से मिलेगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, साइक्लोन ज्यादा आएंगे, जो किनारे वाले शहर हैं जो कि कोस्ट पर हैं वो डूब जाएंगे, है ना। गर्मी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा, खेती करने में दिक्कत आएगी, लाइफ सर्वाइव नहीं की जा सकती, यहाँ पर लाइफ की सर्वाइबिलिटी खत्म होगी। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है ह्यूमन काइंड की वेलबींग के लिए भी। इसको तभी अचीव किया जा सकता है जब हर एक व्यक्ति इसकी इंपॉर्टेंस को समझे और इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करे। अगर हम सिर्फ सरकार के ऊपर डाल दें कि सरकार कंजर्व करेगी, सरकार जंगल बढ़ाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम किसी कीमत पर अर्थ पर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व नहीं कर सकते, फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं कर सकते, जब तक हर एक व्यक्ति ना समझे कि इनकी क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है, और हर एक व्यक्ति इसमें कंट्रीब्यूट ना करे। ठीक है, तो अफेक्टिव कंजर्वेशन के लिए बच्चों फ्लोरा और फौना क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। फ्लावर, देखो ट्रिक बताता हूँ, टर्म है फ्लावर, फ्लावर होते हैं बेटा वेजिटेबल मतलब उस पे प्लांट्स पर। तो किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी जितनी भी वेजिटेशन पाई जाती है, उसे उस जगह का फ्लोरा कहते हैं। और इसी तरीके से इसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसमें जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे, ठीक है, वो यहाँ का फौना कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो पर्पस था हमारा इसका, ठीक है, अफेक्टिव कंजर्वेशन का फ्लोरा और फौना का, इस पर्पस से अलग अलग स्टेप्स लिए गए सरकार के द्वारा, ताकि इसमें किसके साथ में जोड़कर, यूनेस्को के साथ में जुड़कर। ठीक है, याद रखिएगा, यूनेस्को के साथ में जुड़कर कई स्टेप्स लिए गए, जिसमें मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी सरकार ने यूनेस्को के साथ मिलकर एक प्रोग्राम शुरू करा, स्पेशल स्कीम्स चालू की गई, जैसे प्रोटेक्शन टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर था, आया इसी में, लेकिन इंप्लीमेंट 1973 में किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसमें एलिफेंट को कंजर्व किया गया 1992 में, अमेंडमेंट हुआ 1991 में, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में लागू किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना 1972 में, तो प्रोजेक्ट को नेक्स्ट ईयर लागू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर को, है ना। इनको लॉन्च किया गया ताकि टाइगर और एलिफेंट की स्पीसीज को बचाया जा सके, इनको हैबिटेट को एक सस्टेनेबल मैनर में बढ़ाया जा सके जहाँ पे ये लोग रहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो इसे 1973 में इंप्लीमेंट किया गया। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टाइगर्स की पॉपुलेशन को बनाए रखना, जो कि लगभग खत्म होने वाली थी। तो साइंटिफिक तरीके से, एस्थेटिक तरीके से, कल्चरल, इकोलॉजिकल, उनकी जो वैल्यूज हैं इनको बनाए रखना, इनकी जहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब जो इनका नेचुरल हेरिटेज है, हमारे देश के जो नेचुरल संपदा है इनकी, है ना, इसको बनाए रखना। एजुकेशन, एंजॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड करना, लोग आएँ, जानवरों के बारे में सीखें, इन्हें देख के आनंद लें, इन सबको बनाए रखने के पर्पज से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इनिशियली देखा जाए तो शुरू में 9 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में बनाए गए, जो कि 16,339 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में थे। अब जाकर के अगर हम बात करें तो 44 टाइगर रिजर्व्स हमारे इंडिया में हैं, जो कि 36,000 यानी 37,000 लगभग स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो 17 स्टेट्स में को टाइगर हैबिटेट्स है, मतलब यहाँ पर 17 स्टेट्स में टाइगर हैबिटेट्स बनाए गए और इन्हें रिजर्व किया गया। जो टाइगर की पॉपुलेशन है 2006 में लगभग खत्म होने वाले थे, सिर्फ 1411, 1411 टाइगर बचे थे हमारी इंडिया में। 2010 में जाकर ये 1706 हुए। ठीक है, तो अभी भी देखें तो बहुत सारे टाइगर्स रहेंगे हमारे पास, जबकि एक टाइम पे काफी हुआ करते थे, लाखों में संख्या थी, लेकिन ये खत्म क्यों हुए? क्योंकि इनका शिकार किया गया, इनकी स्किन के लिए, अपने रुतबे को दिखाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, घर में डेकोरेशन के लिए, है ना, इसलिए इनका शिकार किया गया बहुत बड़े लेवल पर। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं, इसके 1992 में लॉन्च किया गया। इसमें स्टेट्स को असिस्ट किया गया ताकि यहाँ पर जंगली जानवरों की, जंगली एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। इसका जो एम था वो था कि ये जो आइडेंटिफाइड वायबल पॉपुलेशन है टाइगर्स की, है ना, अपने नेचुरल हैबिटेट में इनको कैसे बढ़ाया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, यानी जो टाइगर वो एलिफेंट थे जो खत्म होते जा रहे थे, उनको लंबे समय तक उनकी पॉपुलेशन बनी रहे उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही, है ना, इसको बढ़ावा दिया गया।
अगर इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट को भी 17 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अलावा कई दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट हंगुल हो गया, या कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर हो गया, इन सबको भी हमारी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है बच्चों।